लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। अब लोगों को इंतजार है उसके रिजल्ट का। और इस वक्त हमारे साथ है कन्नौज से समाजवादी नेता नवाब सिंह यादव जी। उनसे हम जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में जो मतदान हुआ वह किस तरह से हुआ और ऊंट किस करवट बैठेगा। साथ ही साथ हम बात भी जानेंगे कि मतदान के दिवस पर जिस तरह की हुड़दंगता और अराजकता फैलाई गई है, इनका ये आरोप है विपक्षियों द्वारा, वह किस तरह से इन्होंने हैंडल की और किस तरह से माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले बताइए कि आपके क्या क्या आरोप है वर्तमान सरकार पर जो उन्होंने उस दिन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी जब देखा चुनाव में हार रहे हैं तो बौखलाहट उनकी सामने आई और उनके बड़े बड़े नेता थानों में घुस के पोलिंगों पे जाके ऐसी भाषा बोल रहे थे कि जनप्रतिनिधि ऐसी भाषा बोलेंगे तो फिर अन्य लोगों का क्या होगा। इसी तरीके से आप देखें, छिबरामऊ में तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, उनके साथ अभद्रता की गई, धमकियां दी गईं। अफसोस ये है कि पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा एक आध हमारे पिटने वाले कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई। अच्छा, छिबरामऊ में जो है एक मतदान के दिवस से एक रात में जो है एक घटना घटित हुई थी जिसमें कुछ जिला पंचायत सदस्य और उनका साथी घायल हुआ था। उसकी सत्यता क्या है, क्या हुआ था उस दिन? उसको भी स्थानीय लोग थे और कन्नौज के लोग भी थे जिन्होंने पीटा था। हमने देखा है, उन्हें भी बुलाया है और काफ़ी चोटें हैं उनके। लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या की इन्होंने, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है हम शरीफ तब तक हैं, तहजीब और तमीज की तब तक कमीज पहने हैं तब तक ही हम हैं, और जब हमने तमीज की कमीज उतार दी तो हमसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा, एक बीजेपी के सांसद का निवर्तमान सांसद का सुब्रत पाठक जी का एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है जिसमें वह पुलिस वाले से पहले तो ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि बदला लेंगे, तुमसे बदला लेकर रहेंगे, और फिर उसके बाद वे सीओ क्षेत्राधिकारी के सामने ही कह रहे हैं कि छोड़ो इनकी माँ का ये, इनकी माँ का वो, और हम चलो देख कर करेंगे तो पत्थर चलाओ जल के। इस तरह की भाषा शैली को और इस तरह के कार्य को आप किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने 5 वर्ष पुलिस पे ही कहर ढाया, अधिकारियों पर, और जिसका जवाब जनता ने 13 तारीख को उन्हें दे दिया है। इंतज़ार करिए 4 तारीख का। 4 तारीख को जो उन्होंने भाषा बोली है 5 साल लगातार, निश्चित रूप से जनता ने उसका सब कुछ बराबर कर दिया। जो उन्हें जिस बात का रुआब और घमंड था, जनता उस लायक नहीं रखती है। अच्छा, कुछ पत्रकारों को भी उनके द्वारा फ़ोन करके या वैसे भी उनके अलग द्वारा उनको धमकाया गया है। तो ऐसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रक्षा के लिए आप लोग किस तरीके से खड़े होंगे? मैंने कहा, पत्रकार हों या हमारे कार्यकर्ता हों या उनके भी कार्यकर्ता हों, हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। जहां जरूरत पड़ेगी, मुझे लगेगा यहाँ अन्याय हो रहा है, दिल खोल के लड़ाई लड़ेंगे, उनका साथ देंगे। सत्ता में बैठे लोग, उन्हें अगर ये घमंड है कि हम सत्ता में बैठे, हमारा पुलिस प्रशासन क्या कर सकता, कौन क्या करेगा, हमारा पुलिस प्रशासन है, नीचे से ऊपर तक सत्ता में हैं। तो बड़ी सरकारें हम समाजवादियों ने देखी हैं। अगर किसी माई के लाल में ताकत हो, उसने अपनी माँ का दूध पिया हो, तो आज मैं आया हूँ, आज मेरे किसी कार्यकर्ता को हाथ लगा के दिखा दे, मैं समझूंगा वो वीर है, आ जाए। मैंने कहा, हम एक दायरे में रह के काम करते हैं। अन्याय करना बुरा है तो अन्याय सहना भी बुरा है। जियो और जीने दो वाली, भाई क्यों मारोगे? ये लोकतंत्र की हत्या करो। कोई कह देगा हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, कोई कहेगा हम तुम्हें नहीं वोट देंगे। पत्रकार सच दिखाने की कोशिश करेगा कि आपने ये किया, आपने ये भाषा बोली, तो उसे गालियां दी जाएंगी। ये गलत है।
मैं इसका विरोध करता हूं और हमेशा विरोध करता रहूंगा। अन्याय के खिलाफ लोगों की मदद करूंगा, लोगों के साथ कंधम कंधा मिला के चलूंगा। देखें कौन कितना बड़ा वीर, कितना बड़ा गुंडा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही है? आपको क्या लग रहा है कि सरकार में क्या परिवर्तन होगा इस बार? मुझे विश्वास, मैं बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं सिर्फ छोटा कार्य करता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि कन्नौज की जनता ने परिवर्तन कर दिया है और कन्नौज से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को एक ऐतिहासिक विजय मिलने जा रही है। और मुझे विश्वास है कि जनता 10 सालों में ऊब चुकी है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मेरा ऐसा विश्वास है, जो माहौल है देश का, वो देश की जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला, रोजगार नहीं दिए, किसानों की बात नहीं की, शिक्षा की बात नहीं की, सुरक्षा की बात नहीं की। सब कुछ जो कुछ किया पूंजीवादियों के लिए किया, पूंजीपतियों के लिए किया। इसलिए जनता में बहुत जना आक्रोश है। और आप जानते हैं, स्थायी कोई नहीं रहता है। जो जनता के साथ गलत करता है, जनता जवाब देती है। अच्छा, अभी आज हम इस वक्त बात कर रहे हैं, नोएडा में एक व्यक्ति की जो है थाने परिसर के अंदर में जो है मौत हो गई है। उसके परिवार का आरोप है कि पुलिस उसको रात में उठा कर के ले गई और उसको मार डाला गया। इस तरह की पुलिस कस्टोडियल डेथ यूपी में अब आम हो चली हैं। इस बात को लेकर के भी जनता के अंदर अब भय बना हुआ है। इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा, ये पहली घटना नहीं हुई जी। कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में देखा जाए तो लगातार 7 सालों में उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। और उसके बाद पुलिस कस्टडी में, मैं ये मानता हूँ अपराधी हैं, ठीक है, जैसे हैं, जो कुछ हैं। अतीक अहमद की, उनके भाई की पुलिस कस्टडी में मौत हुई। जेल में सांसद अंसारी की मौत हुई। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि गुंडों को हमने मिटा दिया, मिट्टी में मिला दिया। तो मेरा प्रश्न, जिनकी हत्याएं पुलिस कस्टडी में हुई या जेल के अंदर हुई, तो सच में क्या माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी का हाथ है क्या? वो स्वयं कहते हैं कि मैंने गुंडों को मिटा दिया, कोई रहा हो, कितना बड़ा गुंडा रहा हो, उसे मिट्टी में मिला दिया। और पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाए तो फिर वही जो ऊपर वाले भाषा बोलते हैं, वही नीचे वाले भाषा बोलते हैं। और ये पुलिस भारतीय जनता पार्टी की एजेंट और कठपुतली बनकर काम कर रही। लेकिन ये पुलिस को ये समझना चाहिए, लोकतंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं, कुछ स्थायी नहीं होता है। रिटायर होने के बाद भी पुलिस पे मुकदमे होते हैं और जेल जाना पड़ता है, सज़ा काटनी पड़ती है। हम सब लोग तो राजनीति करते हैं, झेला है, पुलिस की लाठी भी खाई है, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं बड़े आराम से कटे। और उसके बाद 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हम भूलने वाले लोग नहीं हैं, हम भूलने वाले लोग नहीं हैं। 10 साल बाद सरकार बदली, कभी तो बदलती है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इंदिरा जैसी नहीं रही। तो फिर पता लगाया जाएगा फलासन में कौन इंस्पेक्टर साहब शिवरामों में थे, कौन कन्नौज में थे, क्या कहाँ के रहने वाले हैं। और उसके बाद भी जांच होती है। 20-20, 25-25 साल बाद सरकारी मिशनरी के लोगों को जेल जाना पड़ा और बुढ़ापे में जेल बड़ा कठिन लगती है। अच्छा, अभी भी 3 चरणों के चुनाव मतदान बाकी है उसके लिए। अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा भी जो बीजेपी लगता रहा लगातार, एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला और दूसरा बीफ कंपनियों से पैसा लेना। इस दोनों चीज़ों को, जबकि बीजेपी लगातार अब खुद को गाय का हितैषी कहती रही है, इस चीज़ को आप किस एंगल से देखते हैं? और बाकी की जो भी जगह जहाँ चुनाव बाकी है उस जनता के लिए क्या संदेश होगा? मैंने बताया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये हमेशा बड़े चालाक लोग हैं और ये हमेशा दूसरे पे आरोप लगाते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, ये तो ये कहते मैंने खाया कहाँ है, मेरे मुंह में जबरदस्ती लगा दिया गया। ऐसे लोग हैं।
ये सब कुछ खा लेते हैं, मुंह पोंछ लेते हैं, डकार भी इन्हें नहीं आती है, लेकिन सारा जवाब लोकतंत्र में जनता ही देती है और जनता जवाब दे रही है। बचा खुचा 2-3 चरण रह गए हैं, उन चरणों में जवाब मिल जाएगा और फिर पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। और मैंने पहले ही कहा कि ये तो लोग पहले चंदा लेते हैं, पहले जेल कराते हैं, फिर दबाव बना के चंदा भी लेते हैं। आज आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या पूरे देश में कई ऐसे प्रमाण हैं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, आय कितनी हो गई, उनके यहाँ क्यों नहीं छापे पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो छोड़ दे लोग वो पाक हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय वॉशिंग मशीन है, गंगा जल का पवित्र जल है, जिस पे छिड़क दिया जाएगा वो पाक हो जाएगा। जो वॉशिंग मशीन में अंदर जाएगा वो पाक होकर निकलेगा, चाहे अजीत दादा हो और चाहे फिर सिंधे जी हों। अजीत दादा के लिए क्या फडणवीस कहते थे, चक्की पेशीन पेशीन पेशीन, आज क्या हो गया। और आदर्श घोटाले में अशोक चौहान के लिए मोदी जी ने क्या कहा था, जेल में जाएंगे। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए तो वो एक आदर्श व्यक्ति हो गए, आदर्श घोटाला नहीं रहा, आदर्श व्यक्ति हो गए प्रधानमंत्री जी की नजर में। और अगर ऐसा नहीं था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों बोला। और अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा तो आम जनता पे बहुत गलत असर जाता है। जनता किसका विश्वास करेगी जब हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ बोलेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी झूठ बोलेंगे, तो हम किसका विश्वास करेंगे। अच्छा, झूठ की एक बात, अब बस सिर्फ आखिरी सवाल है ये झूठ की एक बात के लिए प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री जी ने अभी 4 दिन पहले ये कहा था कि मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करता हूँ और ना ही इस तरह की बात कहता हूँ। ये उन्होंने 4 दिन पहले कहा था। और 2 दिन पहले ही उन्होंने महाराष्ट्र की एक रैली में फिर से कहा है कि जो है कांग्रेस सरकार जो है मुसलमानों की हितैषी है, 15% उनको जो है फ़ायदा पहुंचाना चाहती थी। फिर से वो अपने बयान से पलट गए। इस तरह की बार बार हिंदू मुसलमान की बात कहते हैं कि मैं करता भी नहीं हूं, और फिर बाद में उनके बयान ये आते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात पर अटक जाते हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना कहना चाहता हूं। आप गूगल पर डालिए और ये लिख के डालिए कि हिंदुस्तान में सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन, तो जिसका नाम लिख के आ जाए वही आप मान लीजिए, सारा जवाब है। और जो हिंदू मुसलमान की वो बात करते हैं कि हम कभी बात नहीं करेंगे, मोदी जी क्या कहते हैं क्या करते हैं ये आप नहीं जान सकते। जहां जैसा फायदा देखते हैं, अपना उनका हित होना चाहिए, कोई उनका सिद्धांत नहीं। मोदी जी तो कहते हैं रेवड़ी कल्चर, दूसरे पे आरोप लगाते हैं, और सबसे ज़्यादा अन्न, गेहूं, चावल, आटा और तमाम चीज़ें वोटर को लालच देने का, ये कौन सा कल्चर है, ये कौन सा कल्चर है जो वो अपना रहे हैं। और हिंदू मुसलमान करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति ही नहीं समझ में आती है, क्या करेंगे। एक तरफ आयुष्मान योजना को ये कहते हैं हम लाभ देना चाहते हैं लोगों को। उसका नियम क्या है, अगर आपके परिवार में 6 सदस्य नहीं है तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। एक तरफ आप ये कहते हैं हम दो हमारे दो बच्चे पैदा करिए, और 2 में माता पिता 4 ही रह जाते हैं, तो किसको लाभ देना चाहते हैं ये। और क्या संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग कम से कम 6 बच्चा पैदा करो। ये भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति नहीं, कोई आचरण नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए। ये सत्ता के भूखे लोग हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे साथ कन्नौज से नवाब सिंह यादव जी, इनकी बातों को आप सुना, विभाग से अपनी राय रखी। कैमरामैन के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी।